Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक बेमिसाल कामयाबी और लोगों की तवज्जो को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में रखने के पीछे कौन से पोशीदा ढांचे काम कर रहे हैं? आज के इस मालूमाती सफ़र में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। हम अक्सर ये समझते हैं कि अजीम कामयाबियां या तो महज किस्मत का खेल होती हैं या फिर पैदाइशी टैलेंट का नतीजा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प और बाकायदा है। आइए खोजते हैं कि ये उसूल कदीम ज़मानों से लेकर आज के डिजिटल दौर तक कैसे लागू होते हैं। आज के इस तज्ज़िये में हम 6 अहम पहलुओं पर बात करेंगे: कामयाबी का ढांचा, 10,000 घंटे, सकाफत का पोशीदा हाथ, कदीम दास्तानगोई, जदीद डिजिटल स्क्रिप्ट और आखिर में इस फार्मूले में महारत। तो शुरू करते हैं। चलिए इस मौजू की गहराई में चलते हैं और एक दिलचस्प सवाल से आगाज़ करते हैं। ज़रा सोचिए, बिल गेट्स जैसी कारोबारी शख्सियत, सदियों पुराना मुग़ल दरबार का एक दास्तान गो और आज के दौर का एक मशहूर डिजिटल क्रिएटर, बज़ाहिर ये तीनों बिल्कुल मुख्तलिफ अदवार और शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनकी कामयाबी और अपने ऑडियंस को सहरज़दा करने के पीछे बिल्कुल एक ही पुरअसरार साइंस छुपी है। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा और रोमानवी अफसाना ये पाया जाता है कि इंसान पैदाइशी जीनियस होता है और अचानक कामयाब हो जाता है, लेकिन जब हम डेटा और रिसर्च को देखते हैं तो हकीकत कुछ और ही नज़र आती है। असल में सही वक्त, बाकायदा और शूरी मश्क और एक सख्त किस्म की फॉर्मेटिंग का किरदार खामोश ज़रूर है, लेकिन यही चीज़ें सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं। पहला हिस्सा, कामयाबी का ढांचा। मुसन्निफ मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी मशहूर किताब आउटलायर्स में मुआशरे का मुशाहिदा करके कुछ ऐसे अवामिल को नुमाया किया है जो हमारी नज़रों से ओझल तो होते हैं मगर हमारी कामयाबी की ठोस बुनियाद रखते हैं। अब कैनेडियन यूथ हॉकी की इस हैरानकुन मिसाल को ही ले लें। वहाँ के बेहतरीन खिलाड़ी ज़्यादातर साल के इब्तिदाई महीनों यानी जनवरी या फरवरी में ही क्यों पैदा होते हैं? इसकी वजह कैलेंडर की सिर्फ एक कट ऑफ डेट है। 1 जनवरी के बाद पैदा होने वाले बच्चे जब साल के आखिर में पैदा होने वाले बच्चों के साथ खेलते हैं तो उन्हें जिस्मानी तौर पर बड़े होने का एक मामूली सा कुदरती फ़ायदा मिल जाता है। फिर उन्हें बेहतर समझा जाता है, बेहतर कोचिंग मिलती है और ये मामूली सा फ़ायदा बर्फ के गोले की तरह बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़े फायदे में बदल जाता है। माहिरीन उमरानियात इसे मैथ्यू इफेक्ट कहते हैं, यानी एक ऐसा सिलसिला जहां कामयाबी मजीद कामयाबी को खींचती है। यहाँ एक और हैरानकुन बात यह है कि सिर्फ तेज दिमाग होना काफी नहीं होता। क्रिस्टोफर लॉन्गन का IQ 195 था, जो कि इंतहाई गैर मामूली बात है, लेकिन गरीब माहौल और रहनुमाई की कमी की वजह से वो अमली जहानत ना सीख सके और एक आम सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। इसके बिल्कुल बरक्स एटम बम बनाने वाले जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की मिसाल लें। उन्हें एक मुहज़्ज़ब और मजबूत माहौल मिला। इस परवरिश ने उन्हें वो अमली जहानत दी जिससे वो बड़े से बड़े सिस्टम को अपने हक में नेविगेट कर गए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 10,000 घंटे। ये हिस्सा मुसलसिल और मुनज़्ज़म मश्क के तसव्वुर पर मबनी है। 10,000, जी हाँ, ये वो हिस्सा है जिसे किसी भी मैदान में आलमी सतह की महारत की हद करार दिया जाता है। मशहूर म्यूजिक बैंड द बीटल्स ने हैम्बर्ग में बेतहाशा लाइव परफॉर्मेंसेस करके ये 10,000 घंटे पूरे किए, और बिल्कुल इसी तरह नौजवान बिल गेट्स को 1968 में ही, जब कंप्यूटर बहुत नायाब थे, एक स्कूल कंप्यूटर तक रसाई मिल गई थी जिसने उन्हें प्रोग्रामिंग में ये 10,000 घंटे मुकम्मल करने का अनोखा मौका फराहम किया। लेकिन ठहरिए, हमें इस तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना होगा। द बीटल्स के अपने मेंबर पॉल मैकार्टनी के ये अल्फाज याद दिलाते हैं कि अगरचे 10,000 घंटे की मेहनत लाजमी है, लेकिन ये बज़ाते खुद कामयाबी की कोई जादुई गारंटी नहीं है। हैम्बर्ग में और भी बैंड्स थे जिन्होंने मेहनत की पर आगे ना आ सके। मतलब ये कि मेहनत के साथ साथ सही वक्त और मौके का किरदार भी इंतहाई अहम होता है। तीसरा हिस्सा, सकाफत का पोशीदा हाथ। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सकाफती पस मंज़र किस तरह इंतहाई दबाव वाले हालात में हमारे फ़ैसलों को कंट्रोल करते हैं, और ये बात शानदार तरीके से वाज़े करती है कि समाजी उसूल नताइज को कैसे बदलते हैं। कोरियन एयरलाइंस के माजी के जहाज़ हादसात का गहरा ताल्लुक दरअसल वहाँ की सकाफत में मौजूद अदब और एहतराम की दर्जाबंदी से था, जिसने को पायलट्स को अपने सीनियर्स को बरवक्त खतरे से आगाह करने से रोके रखा। दूसरी तरफ एशियाई तुलबा रियाजी में इसलिए ज़्यादा महारत रखते हैं क्योंकि सदियों से चावल की काश्त के सख्त नज़्म-ओ-ज़ब्त ने उनमें मुस्तकिल मेहनत करने की वो ज़बरदस्त आदत डाल दी है जो मुश्किल सवालात हल करने के काम आती है। इन तमाम बातों का निचोड़ उस एक लफ्ज़ में है, सकाफती वर्सा, यानी कल्चरल लेगेसी। ये वो पोशीदा रिवायात और रवैये हैं जो नस्ल दर नस्ल हम तक पहुँचते हैं। ये समाजी दरियाफ्त हमें बताती है कि कोई भी फ़र्द अपने सकाफती पस मंज़र से कटकर मुकम्मल तौर पर तन्हा कामयाब नहीं होता। चौथा हिस्सा,
दास्तान गोई यानी कदीम कहानी सुनाने का फन। आइए ज़रा माजी के झरोकों से देखते हैं कि लोगों की तवज्जो को हफ्तों तक बांधे रखने के लिए एक फनकार इन वसी उसूलों को कैसे इस्तेमाल करता था। दास्तान गोई का ये मशहूर कनफन 16वीं सदी के मुगल दरबारों में अपने उरूज पर था। दास्तान अमीर हमजा जैसी लंबी कहानियां बादशाहों को सुनाई जाती थीं। रफ्ता रफ्ता ये फन जवाल का शिकार हुआ और 1928 में आखिरी बड़े दास्तान गो मीर बाकिर अली की वफात के बाद इसे बिल्कुल मुर्दा तस्वर कर लिया गया। लेकिन फिर हैरानकुन तौर पर 2005 में महमूद फारूकी की बदौलत दिल्ली में इसने एक नई जिंदगी पाई। जरा इस मंजर को तस्वर करें। एक दास्तान गो के पास ऑडियंस को सहर में मुब्तला करने के लिए कोई स्टेज या प्रॉप्स नहीं होते थे। इसका मुकम्मल इन्हिसार सिर्फ अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव और चेहरे के तासुरात पर होता था। वो शाही मजमे के मूड को लम्हा ब लम्हा पढ़ता और उसी हिसाब से कहानी को तूल देता। इस सतह की कमाल तवज्जो हासिल करने के लिए एक दास्तान गो को भी उन्हीं 10,000 घंटे की सख्त और मुनज़्ज़म मश्क से गुजरना पड़ता था। 5वां हिस्सा, जदीद डिजिटल स्क्रिप्ट। अब हम इन ज़मानी दरबारी रिवायात से निकलकर आज की मॉडर्न डिजिटल दुनिया में कदम रखते हैं, जो मुकम्मल तौर पे एल्गोरिथम और डेटा के ताबे हैं। डाटा से ये बिल्कुल वाज़ेह होता है कि आज के डिजिटल दौर में बोलने की रफ्तार यानी पेसिंग का हिसाब कितना दुरुस्त होना चाहिए। तालीमी मवाद के लिए रफ्तार कुछ धीमी यानी 130 से 150 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए, ताकि नाजरीन मालूमात आसानी से हाज़म कर सकें। जबकि गेमिंग और रिएक्शन वीडियोज़ में ये रफ्तार 160 से 180 अल्फाज फी मिनट तक चली जाती है, ताकि एनर्जी बरकरार रहे। नाजरीन को एंगेज रखने के लिए रफ्तार का मवाद से मेल खाना इंतहाई ज़रूरी है। ये नंबर 150 हमारे लिए एक बहुत अहम संगे मील है। जिस तरह महारत के लिए 10,000 का नंबर अहम था, बिल्कुल उसी तरह डिजिटल स्क्रिप्ट में नाजरीन की तवज्जो को मुतवाज़िन रखने के लिए 150 अल्फाज फी मिनट को एक बुनियादी और गोल्डन स्टैंडर्ड रफ्तार तस्लीम किया जाता है। जदीद डिजिटल क्रिएटर्स को रिटेंशन बरकरार रखने के लिए 3 बुनियादी मराहिल का सख्ती से ख्याल रखना पड़ता है। पहला, शुरू के 30 सेकंड का हुक जो फ़ौरन तवज्जो खींच ले। दूसरा, बुनियादी पैगाम जिसे पॉइंट टू पॉइंट डिलीवर किया जाए। और तीसरा, एक ऐसा आउटरो जो सीधा कॉल टू एक्शन पर ख़त्म हो। गौर करें, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कदीम दास्तानगो अपने दिमाग में कहानी का नक्शा तरतीब देकर मजमे को जोड़े रखता था। छठा और आखिरी हिस्सा, फॉर्मूले में महारत। अब वक्त आ गया है कि हम कामयाबी के उन बड़े समाजी नज़रियात और डिजिटल दुनिया के उन छोटी छोटी बारीकियों को एक साथ मिलाकर देखें। रिसर्च हमें एक बहुत ही अमली और जादुई मसावात पेश करती है। आपका जितना भी टारगेट टाइम होता है उसे अपने अल्फाज फी मिनट से ज़र्ब दें और फिर 0.85 से ज़र्ब दें। ये जो 0.85 का मल्टीप्लायर है ना, ये एक इंतहाई अहम बफर है। ये दरअसल उस कुदरती खामोशी, बी रोल के क्लिप्स और नाजरीन को ख्यालात हज़म करने के लिए दरकार वक्फों का हिसाब रखता है। और एक बहुत हैरान कुन बात बताता चलूं, बेहतरीन कवायद पर मबनी एक जैसे लंबे जुमले नाजरीन को बोर कर देते हैं। डेटा बताता है कि जुमलों की लंबाई को मुतहर्रिक रखने से, यानी कभी एक बहुत मुख्तसर जुमला बोलना और कभी तफसीली बात करना, इससे नाजरीन की तवज्जो बरकरार रहने या रिटेंशन के इम्कानात तकरीबन 1.8 गुना तक बढ़ जाते हैं। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता स्क्रिप्ट की तकसीम है। इस चार्ट को देखें। हुक के लिए 100 से 120 अल्फाज काफ़ी हैं, लेकिन असल राज बॉडी सेक्शंस में छुपा है। अगर कोई भी एक हिस्सा 300 अल्फाज से तजावुज कर जाए तो नाजरीन की तवज्जो का ग्राफ तेजी से नीचे गिरने लगता है। ये वो हद है जिसके बाद एक नया बसरी जाविया या ब्रेक देना लाजमी हो जाता है। आज के इस तज्जिए के इख्तिताम पर मैं एक गौर तलब सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर बड़ी कामयाबियां और लोगों की तवज्जो खींचने की सलाहियत सिर्फ और सिर्फ सही वक्त, पोशीदा सकाफती विरसों और इन सख्त फार्मूलों की मरहून मिन्नत है, तो आज हमारे इर्द गिर्द ऐसे कौन से अनदेखे फ़वाइद छुपे हैं जिन्हें शऊरी तौर पर मुनज़्ज़म करके एक लाजवाब कामयाबी हासिल की जा सकती है। ये यकीनन सोचने की बात है। Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.